जय हिंद साथियों। 12 फरवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप विद सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग फॉर इनोवेशन एंड इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के लिए सी डैक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, आपको ये बताना है। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सी डैक के साथ पार्टनरशिप की है, किस चीज़ के लिए? स्वदेशी निर्मित मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के लिए। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सेकंड ऑप्शन है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और लास्ट ऑप्शन है प्रम इंडिया। ठीक है, इन चारों में से सी डैक ने किसके साथ पार्टनरशिप की थी, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रम इंडिया। ठीक है, प्रम इंडिया ने सी डैक के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, सी डैक के साथ किसने पार्टनरशिप की है, तो याद रखिएगा प्रम इंडिया ने किसके लिए पार्टनरशिप की है, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के लिए। इंडिजिनस मतलब इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो और इंडिया के अंदर इनोवेशन हो, इंडिया के लोग ही मैन्युफैक्चर करें और इंडिया के लोग ही इनोवेशन करें। तो इस चीज़ के लिए, इस मुद्दे के लिए सी डैक ने प्रम इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, अब सी डैक के बारे में हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। तो सी डैक फॉर्म हुआ था 1988 में। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा सी डैक किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र इंडिया में। ठीक है, कहाँ पे है हेडक्वार्टर्स, पुणे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर चेन्नई सुपर किंग्स फॉर आईपीएल 2024 सीजन। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, सेकंड ऑप्शन है कटरीना कैफ, थर्ड ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा और लास्ट ऑप्शन है आलिया भट्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर के लिए अपॉइंट किया है कि, ठीक है, किसने, चेन्नई सुपर किंग्स ने। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको अपॉइंट किया है, तो कटरीना कैफ को किया है। ठीक है, के से ही किंग्स और के से ही कटरीना कैफ। ठीक है, के से कोलकाता नाइट राइडर्स में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको अपॉइंट किया है, तो कटरीना कैफ को अपॉइंट किया है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एतिहाद एयरवेज के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन हुई है सीएसके की। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग की किसके साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन हुई है, तो इतिहाद एयरवेज के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो डायमेंशन हो गए, कौन कौन से। पहले तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो वो कटरीना कैफ बनी है, के से कटरीना कैफ और के से ही किंग्स। ठीक है, के से ही किंग्स। और उसके बाद है स्पॉन्सरशिप डील किसके साथ की गई है सीएसके ने, तो एतिहाद एयरवेज के साथ ये स्पॉन्सरशिप डील हुई है। ठीक है साथियों, अवार्ड बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है। हु वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस केपीपी नाम्बियार अवार्ड बाय IEEE केरला सेक्शन। तो IEEE केरला सेक्शन ने किसको प्रेस्टिजियस केपीपी नाम्बियार अवार्ड से सम्मानित किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है केपीपी नाम्बियार अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, और ये कौन देता है, तो ये IEEE केरला सेक्शन अवार्ड देता है। ठीक है, तो केपीपी नाम्बियार अवार्ड किसको मिला है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है एन नाम्बियार, सेकंड ऑप्शन है एस सोमनाथ, थर्ड ऑप्शन है ऋतु करिधल और लास्ट ऑप्शन है अमित सूद। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एस सोमनाथ साहब को। ठीक है, एस सोमनाथ साहब को क्या मिला है, केपीपी नाम्बियार अवार्ड मिला है। ठीक है, जो कि इसरो के चेयरमैन है। ठीक है, इसरो के चेयरमैन जो है एस सोमनाथ साहब, उनको केपीपी नाम्बियार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसरो चेयरमैन है एस सोमनाथ और इसरो ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद काफ़ी जो है नाम अर्जित किया है, काफ़ी एक्कोलेट्स हासिल किए हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा केपीपी नाम्बियार अवार्ड किसको दिया गया है, तो एस सोमनाथ को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये क्या है, ये इसरो के चेयरमैन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हुज 200th बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन February 12, 2024। तो 12 फरवरी 2024 को किस हस्ती का 200वां जन्मदिन हम लोग मनाएंगे। ठीक है, 200वां जन्मदिन किस पर्सनालिटी का हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 12 फरवरी 2024 को, आपको ये बताना है। और इसका सही आंसर, और इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, सेकंड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन है महर्षि दयानंद सरस्वती और लास्ट ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर।
ठीक है। तो 12 फरवरी 2024 को किसका 200वां जन्मदिन मनाया जाएगा, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है, जिनको मूल शंकर तिवारी नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक्चुअली इनका मूल नाम मतलब ओरिजिनल नेम मूल शंकर तिवारी था, उसके बाद ये जाने गए महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था गुजरात में। कब हुआ था, 12 फरवरी 1824 को, ठीक है। 1824 में ये दयानंद सरस्वती का बर्थ ईयर है। 1824 में महर्षि दयानंद सरस्वती साहब का जो है जन्मदिन हुआ था, ठीक है। इनको इनका ओरिजिनल नाम था मूल शंकर तिवारी, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मूल शंकर तिवारी मतलब किसको मूल शंकर तिवारी किसका ओरिजिनल नाम मूल शंकर तिवारी था, तो आपको याद रखना है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है। उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया जो ओरिजिनल नाम स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था वो था मूल शंकर, ठीक है। बर्थ डेट क्या थी, तो 12 फरवरी 1824, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका कि इन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। ये क्या था, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था, ठीक है। रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हिंदू सोसाइटीज़ में काफ़ी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थे, जिसकी वजह से उनको दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। ताकि जो भी इनइक्वालिटी है, सुपरस्टिशंस हैं, जो भी अनियमितताएं हैं हिंदू समाज में, उन सबको हटाया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए आर्य समाज फॉर्म किया गया था, किसके द्वारा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया गया था, इन्होंने नारा दिया था गो बैक टू वेदास, ठीक है। गो बैक टू वेदास, ठीक है। गो बैक टू वेदास मतलब इन्होंने वेदास को सुप्रीम माना था, सुप्रीम सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। मोनोथीज्म मतलब एक ही ईश्वरीय सत्ता थी, ठीक है, मतलब एक ही ईश्वर का मानना, इसको मोनोथीज्म कहते हैं। पॉलीथीज्म किसको कहते हैं, कई ईश्वर को मानना, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ राम जी हैं, हमारे यहाँ कृष्ण जी हैं, कृष्ण भगवान है, भगवान राम है, ठीक है, शंकर भगवान है, ठीक है, इतने भगवान है ढेर सारे, तो हम लोग पॉलीथीस्टिक सोसाइटी है, ठीक है। मोनोथीज्म मतलब एक ही ईश्वर को मानना, ये मोनोथीज्म था, ठीक है। इन्होंने माना था सुप्रीमेसी ऑफ वेदास, ठीक है। इनके सबसे प्रोमिनेंट वर्क क्या था, तो सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर बार ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर बुक से पूछा जाता है तो डेफिनेटली ये बुक जरूर रहती है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है, हु इज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश, तो याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। ये इनकी मृत्यु कब हुई थी, डिमाइस कब हुई थी, तो 1883 में, कहाँ पे, अजमेर राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान पैदा हुए थे गुजरात में, अंतिम सांसें ली कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने बैकग्राउंड भी देख लिया और ये भी देख लिया 200th बर्थडे जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो महर्षि दयानंद सरस्वती का सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का स्तर है, जो एग्ज़ाम की डेप्थ है वो बढ़ चुकी है, तो हो सकता है आपसे यही ना पूछा जाए कि 200वां जन्मदिन किसका सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि यही पूछ लिया जाए कि सुप्रीमेसी ऑफ वेदास किसकी फिलॉसफी थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये दयानंद सरस्वती साहब की फिलॉसफी थी, ठीक है साथियों। वेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म ऑब्जर्व, ठीक। तो आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म ऑब्जर्व कब किया जाता है, ठीक है। क्या है ये पूरा डे, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 12 जनवरी, सेकेंड ऑप्शन है 12 मार्च, थर्ड ऑप्शन है 14 अप्रैल, लास्ट ऑप्शन है 12 फरवरी। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 फरवरी को, ठीक है। एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एज एंड व्हेन कंड्यूसिव टू टेररिज्म, ठीक है। तो ये पूरा बहुत बड़ा सा दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 12 फरवरी को, और इस बार की थीम है लिविंग टुगेदर फॉस्टरिंग कम्युनिटी रिजिलियंस टू प्रिवेंट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एज एंड व्हेन कंड्यूसिव टू टेररिज्म, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थीम, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हर बार की तरह, आपको यही याद रखना है कि थीम क्या है, ठीक है। ये तो याद करना बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे डेज होते हैं, उनमें बहुत सारे चीज़ें हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये थोड़ा सा इसका इनपुट आउटपुट जो रेशियो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये याद करना उतना लाभप्रद नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है, आपको थीम याद कर लेनी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो इसी डायमेंशन से फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी थीम है लिविंग टुगेदर फॉस्टरिंग कम्युनिटी रिजिलियंस टू प्रिवेंट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एज एंड व्हेन कंड्यूसिव टू टेररिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज स्वाति पोर्टल, ठीक है। तो स्वाति पोर्टल किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है विमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है विमेन इन डिफेंस, थर्ड ऑप्शन है फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ विमेन,
और लास्ट ऑप्शन है फिशर विमेन इनिशिएटिव। ठीक है, इन चारों में से स्वाति पोर्टल किससे रिलेटेड है आपको ये बताना था, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 11 फरवरी को हम लोग ने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, जिसके अंतर्गत प्रोफेसर अजय कुमार सूद हैं जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने लॉन्च किया था साइंस फॉर विमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, साइंस फॉर विमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इनिशिएटिव लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जेंडर डिस्पैरिटी को एड्रेस करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि जितने बड़े साइंटिस्ट हैं वो जनरली इंडिया में मेल हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग के जो इंजीनियर्स हैं वो मेल हैं, तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए, इन्हीं जेंडर डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है, प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने। और ये किसने लॉन्च किया है, मतलब क्या इनकी डिजिग्नेशन है, तो ये साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो भी जेंडर गैप है वो कम होगा और इंक्लूसिविटी बनी रहेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वाति पोर्टल किसके लिए है, तो विमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अपॉइंटमेंट बेस्ड है। आपको बताना है हु वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर इन सदर्न रेलवे। तो सदर्न रेलवे में पहली टीटी जो कि ट्रांस वुमेन होंगी वो कौन बनी है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है रानू सिंह, सेकंड ऑप्शन है दीपिका शर्मा, थर्ड ऑप्शन है राजेश्वरी कुमार, और लास्ट ऑप्शन है सिंधु गणपति। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंधु गणपति। सिंधु गणपति पहली ट्रांस वुमेन टीटी बनी है, कहाँ पे, सदर्न रेलवे में। ठीक है, सदर्न रेलवे में पहली ट्रांस वुमेन टीटी जो है उनका नाम है सिंधु गणपति। ठीक है, सिंधु गणपति। ठीक है, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, सिंधु गणपति। और ये कहाँ पे, तो ये सदर्न रेलवे में बनी है। सदर्न रेलवे में कहाँ पे, डिंडीगल में, जो कि कर्नाटका में एक जगह है। ठीक है, डिंडीगल में। ठीक है, डिंडीगल में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच इंडियन नेवल शिप रिसीव्ड प्रिसीजन अप्रोच रडार सिस्टम। ठीक है, तो आपको बताना है किस इंडियन नेवल शिप में प्रिसीजन अप्रोच रडार सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है आईएनएस कोहासा, सेकंड ऑप्शन है आईएनएस बाज, थर्ड ऑप्शन है आईएनएस कारदीप, और लास्ट ऑप्शन है आईएनएस उत्कृष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आईएनएस उत्कृष। ठीक है, तो आईएनएस उत्कृष को क्या किया गया है, इंस्टॉल किया गया है आईएनएस उत्कृष में प्रिसीजन अप्रोच रडार सिस्टम। ठीक है, ये आईएनएस उत्कृष में लॉन्च किया, इंस्टॉल किया गया है, और इसको इनॉग्रेशन किया गया था एडमिरल आर एच कुमार द्वारा। ठीक है, एडमिरल आर एच हरि कुमार द्वारा किया गया था, कहाँ पे, अंडमान निकोबार कमांड में। ठीक है, अंडमान निकोबार कमांड में आईएनएस उत्कृष में लगा हुआ प्रिसीजन अप्रोच रडार का इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रिसीजन अप्रोच रडार सिस्टम किस में इंस्टॉल किया गया है, तो आईएनएस उत्कृष में ये इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, आईएनएस उत्कृष में ये इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, in which year did EPFO lower interest rate on EPF deposits to 8.1%, the lowest in over 4 decades। ठीक है, तो किस साल में EPFO ने अपना ब्याज दर सबसे कम कर दिया था 8.1%, जो कि 4 दशक में सबसे न्यूनतम इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर था। ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन से साल में ऐसा इंटरेस्ट रेट हुआ था। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 2020-21 में, सेकेंड ऑप्शन है 21-22 में, थर्ड ऑप्शन है 22-23 में, और लास्ट ऑप्शन है 23-24 में। ठीक है, तो ईपीएफओ ने अपना ब्याज दर घटाकर 8.1 इंटरेस्ट रेट कब कर दिया था, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 21-22 में जो ईपीएफ डिपॉजिट्स की ब्याज दर थी वो 8.1% पे कर दिया गया था। ठीक है, जो कि 4 दशक में, 4 डिकेड्स में सबसे कम ब्याज दर था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 2021 में कितनी थी, तो 8.45% इंटरेस्ट रेट था। ठीक है, 21-22 में कितनी हुई, 8.10% हो गई थी। यही सबसे लोवेस्ट थी पिछले 4 डेकेड्स में। ठीक है, यही सबसे गिर के सबसे कम हो गई थी 8.1%। ठीक है, और यहाँ पे फिर से बढ़ गई थी 8.15%। ठीक है, तो याद रखिएगा 2021-2022 में 8.1% ईपीएफ डिपॉजिट्स पे जो है इंटरेस्ट रेट हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आजकल डेटा फैक्चुअल ओरिएंटेशंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 8.1% जो है ब्याज दर हो गई थी ईपीएफ डिपॉजिट्स की 21-22 में। ठीक है, अब कितनी है, लगभग पिछले साल लगभग 8.25% का इंटरेस्ट रेट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु सिक्योर्ड विक्ट्री इन फिनलैंड्स प्रेसिडेंशियल रन ऑफ।
तो फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर स्टब, सेकेंड ऑप्शन है पेक्का हाविस्तो, थर्ड ऑप्शन है रॉय होराया और लास्ट ऑप्शन है जोस मैस्क्रीना। ठीक है, तो इन चारों में फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन बने हैं आपको ये बताना था और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है, फिनलैंड के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है, तो याद रखिएगा फिनलैंड के प्रेसिडेंट टब में नहाते हैं, टब से स्टब। ठीक है, फिनलैंड के प्रेसिडेंट टब में नहाते हैं। ठीक है, फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट है वो टब में नहाते हैं। ठीक है, फिनलैंड के कहाँ पे नहाते हैं, टब में नहाते हैं। या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो फिन होती है ना, फिन वो टब में है। ठीक, फिन कहाँ पे है, टब में है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर टब जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के, फिन के। फिन मतलब फिनलैंड के। और किसको हराया है, तो पेक्का हाविस्तो को हरा के ये बने हैं। ठीक है, पेक्का हाविस्तो को इनको पछाड़ के या इनको पीछे करके फिनलैंड जो प्राइम मिनिस्टर है ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अब प्रेसिडेंट बन गए हैं अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है, जो फिन होते हैं वो कहाँ पे हैं, फिन टब में है। ठीक है, फिन कहाँ है, टब में है। ठीक है, टब से अलेक्जेंडर स्टब। देखिए यहाँ पे टब लिखा है ना, तो ऐसे ही ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 12 फरवरी, सेकंड ऑप्शन है 13 फरवरी, थर्ड ऑप्शन है 14 फरवरी या लास्ट ऑप्शन है 15 फरवरी। तो वर्ल्ड रेडियो डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं आपको ये बताना था और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है, रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। ठीक है, तो रेडियो से क्या होगा, रेडियो से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रेडियो से एंटरटेन होंगे और रेडियो से ही एजुकेट होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, रेडियो क्या करता है, रेडियो इन्फॉर्म करता है, रेडियो एंटरटेन करता है, रेडियो एजुकेट करता है, जो इस बार की थीम है अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। ठीक है, तो हम लोग के जो दादाजी लोग थे, हमारे लोग के ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो सब इन्फॉर्म्ड होते थे रेडियो से ही, एंटरटेन होते थे। ठीक है, चित्रहार, अरे अंताक्षरी आता था, जयमाला आता था, पुराना प्रोग्राम जिसपे गीत सुनाए जाते थे, तो ये सब रेडियो पे होता था। और एजुकेट किए जाते थे, जो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ होती थी उससे एजुकेट होते थे, इन्फॉर्म होते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा रेडियो डे का जो थीम है क्या है, अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स में कितनी कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो हाउ मेनी कैटेगरीज डज नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स एक्नॉलेज आउटस्टैंडिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अक्रॉस। ठीक है, तो नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स के लिए कितनी कैटेगरीज को फॉर्म किया गया है आपको ये बताना था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मोर देन 10, सेकेंड ऑप्शन है मोर देन 15, थर्ड ऑप्शन है मोर देन 20 और लास्ट ऑप्शन है मोर देन 30। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोर देन 20। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स। इसमें क्या होगा, इसमें जो आज के इन्फ्लुएंसर्स हैं और क्रिएटर्स हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा, उनके जो भी प्रेजेंस है, उनकी जो भी एफर्ट्स हैं उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। ठीक है, कितनी कैटेगरीज में, तो मोर देन 20 कैटेगरीज में जो है अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, स्टोरी टेलिंग हो गई, सोशल चेंज हो गया, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गई, एजुकेशन हो गया, गेमिंग हो गई, तो ये सब सारी चीज़ों की कैटेगरीज होंगी जिसमें नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो है सम्मानित करेगा इन्फ्लुएंसर्स को और जो भी क्रिएटर्स हैं उनको। ठीक है, और इसको कौन देगा, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस अवार्ड को रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, याद रखिएगा 20 कैटेगरीज में यह मोर देन 20 कैटेगरीज में यह अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, और सबसे जो डिस्टिंग्विश कैटेगरीज होगी वो होगी डिसरप्टर ऑफ द ईयर। ठीक है, डिसरप्टर ऑफ द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स रीब्रांडिंग। ठीक है, तो आपको पता होगा पेटीएम अभी बुरे दौर से गुजर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया है, इसकी रीब्रांडिंग की गई है। तो आपको बताना है पेटीएम की रीब्रांडिंग के बाद क्या नाम रखा गया है। आपके ऑप्शन है पेटीएम प्लेटफॉर्म्स, सेकेंड ऑप्शन है पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है बिडसिला प्राइवेट लिमिटेड और लास्ट ऑप्शन है पे फॉर यू ई कॉमर्स। तो पेटीएम का नाम जो बदल के रखा गया है वो है ऑप्शन बी पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड जो है नया नाम है पेटीएम का। ठीक है, पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम है पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद क्या किया है इन्होंने एक्वायर किया है बिडसिला प्रोमिनेंट जो सेलर प्लेटफॉर्म है ऑपरेटिंग विद इन ओएनडीसी। ठीक है, तो आपको खैर ये नहीं याद रखना, इतना ज़रूरी नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि पेटीएम ई कॉमर्स रीब्रांडिंग के बाद जो उसका नाम है वो है पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच 4 सिटीज आर द फोकस ऑफ नीति आयोग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। तो नीति आयोग ने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है एक पर्टिकुलर 4 सिटीज़ में। तो आपको बताना है वो 4 सिटीज़ कौन सी हैं जो कि नीति आयोग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव का पार्ट होंगी। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, सूरत, वाराणसी, वाइजैग। थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर। और लास्ट ऑप्शन है लखनऊ, पटना, भोपाल, इंदौर। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि नीति आयोग के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव का पार्ट होगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस जो थे वो देख लिया आपने, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई, सूरत, वाराणसी, वाइजैग। ठीक है, तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है, सॉरी सीईओ है, BVR सुब्रमण्यन साहब, उन्होंने लॉन्च किया है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन 4 सिटीज़। ठीक है, 4 सिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो मुंबई, सूरत, वाराणसी और वाइजैग। ठीक है, याद रखिएगा, मुंबई, सूरत, वाराणसी और वाइजैग। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, नीति आयोग की जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव है उसमें सूरमा लोग को पहले वाइवा देना पड़ेगा। ठीक है, सूरमा को वाइवा देना पड़ेगा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सूरमा को क्या करना पड़ेगा, वाइवा देना पड़ेगा। ठीक है, वाइवा देना पड़ेगा किसको, सूरमा को। कैसे याद रखेंगे, SUR से क्या है, SUR से है सूरत। ठीक है, SUR से है सूरत, SUR देखिए सूरत। MA से है क्या, मुंबई। ठीक है, मुंबई याद रखिएगा। VI से है वाराणसी, वाइजैग। और VA से है वाराणसी। ठीक है, तो आप ऐसे 4 नाम याद रखिएगा। ठीक है, सूरमा को भी वाइवा देना पड़ेगा। ठीक है, सूरमा जो होंगे, ठीक है, सूरमा जो होंगे उनको भी वाइवा देना पड़ेगा नीति आयोग के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नीति आयोग के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव के लिए। ठीक है।